अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस बुक का रिव्यू करेंगे उसका टाइटल है वर्ल्ड ऑर्डर, रिफ्लेक्शंस ऑन द करेक्टर ऑफ नेशन एंड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 2014। लिहाजा सबसे पहले बात शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर मीन्स हाउ द वर्ल्ड शुड बी एंड द रोड मैप फॉर कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्ल्ड ऑर्डर। यानी कि दुनिया की आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए और इसके बेसिस पे कोई भी कंट्री अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे मुरतब करे। जहां तक इस किताब के ऑथर का ताल्लुक है, दिस बुक इज रिटन बाय हेनरी किसिंजर। हु इज हेनरी किसिंजर? हेनरी किसिंजर एक अमेरिकी डिप्लोमेट है। He has served as the consultant on security matters, and he has also served as the Secretary of State under President Nixon and Ford. He was born in Germany. Later, he fled due to Nazi government as a Jewish refugee and settled down in USA. He played a crucial role in shaping America's foreign policy. उसका एक बहुत मशहूर ज़माना उसका एक मुकाला है, उसका एक मुकालमा है, and I quote it, America has no permanent friends or enemies, only interest. He was a realist, which means hard power can be used for national interest. Hard power से मुराद हमारी क्या है? यानी use of coercive approach that involves the use of military power. He was an advocate of real politics. रियल पॉलिटिक्स से मुराद क्या है? रियल पॉलिटिक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है rather than ideological or moral considerations. Moreover, he won Nobel Peace Prize for maintaining peace in Vietnam in early 1970s. लेकिन इसका ये प्राइस काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कहा जाता है कि 1969 में वियतनाम से जो टॉक्स मुमकिन थी, इसने उन पीस टॉक्स को काफ़ी हद तक डिले किया और ऑर्डर किया बॉम्बिंग को कंबोडिया पे, लाओस पे और वियतनाम पे। कहा जाता है कि ये इसको अमेरिका की पॉलिसी शेप करने के लिए जो कार्ड्स हैं बहुत अच्छे खेलने आते थे। ही हैड डुअल स्टैंडर्ड्स। जहाँ तक इमर्जिंग इकोनॉमीज का ताल्लुक है, जहाँ तक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज का ताल्लुक है, ही मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डिप्लोमेसी एंड डायलॉग देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस। फॉर इंस्टेंस चाइना में ही ओपन रिलेशन with communist China to end hostility. Russia में during the Cold War he slowed down the rat race of arms and ammunition with Soviet Union through negotiations. On the flip side, अगर हम पुअर इकोनॉमीज की बात करें, अगर हम उन कंट्रीज की बात करें जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं, तो हेनरी किसिंजर बेसिकली यूज्ड मिलिट्री पावर अगेंस्ट दोज कंट्रीज जैसे कि वियतनाम। हेनरी किसिंजर प्रोलॉन्ग्ड वॉर अननेसेसरीली और सीक्रेट बॉम्बिंग का हुक्म दिया गया कंबोडिया पे, लाओस पे और वियतनाम पे, विच किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एक फैक्ट के तहत यूएस प्लेन्स बेसिकली यूज 285 मिलियन क्लस्टर म्यूनिशंस ऑन कंबोडिया, वियतनाम एंड लाओस। इसी तरीके से इराक और अफगानिस्तान पे भी अटैक किए गए फॉर मेंटेनिंग वर्ल्ड ऑर्डर, फॉर मेंटेनिंग डेमोक्रेसी एंड फॉर मेंटेनिंग पीस। Basically, he never regretted his decisions. He thinks his policies and war strategies created a safer world. उससे एक इंटरव्यू के दरमियान ये पूछा गया कि would you like to change anything you have done? He said, sorry, I would not change anything. So the point to ponder is whether he was a pragmatic statesman or a controversial war criminal. He died at the age of 100, लेकिन इसके ऊपर भी लोगों के मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। कुछ जर्नलिस्ट ने लिखा है कि अ गुड डाई यंग, और कुछ जर्नलिस्ट कहते हैं कि हेनरी किसिंजर, वॉर क्रिमिनल, बिलवड बाय अमेरिकाज रूलिंग क्लास, फाइनली डाइज। अब हम इस किताब के कुछ सेलियंट फीचर्स पे गौर करते हैं और देखते हैं कि इस किताब में हेनरी किसिंजर ने किन करेक्टरिस्टिक्स पे, किन सेलियंट फीचर्स पे बात की है, वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने की किस तरीके से उसने जो है वो चीज़ों को आगे मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है। इस किताब में सेवरल वर्ल्ड ऑर्डर्स का जिक्र है लाइक यूरोप, अमेरिका, चाइना एंड इस्लाम। इस्लाम की अगर हम बात करें तो उसके नुक्ता नज़र में इस्लाम एक रेडिकल जिसे कहना चाहिए एस्पेक्ट के तौर पे मैनिफेस्ट होता है, जहाँ पे वन फेथ, वन एम्परर, वन लीडर की बात है। रेडिकल इस्लाम को उसने काफ़ी हद तक ख़तरनाक साबित किया है और डेंजरस करार दिया है
फॉर अदर वर्ल्ड ऑर्डर्स, क्योंकि उसका नुक्ता नज़र ये है कि मुस्लिम्स का जानना और मानना ये है कि दोज हु आर नॉट मुस्लिम उनके खिलाफ जिहाद किया जाए, और एवरीबडी हैज़ टू बी मुस्लिम, अदरवाइज वॉर विल बी वेज्ड अगेन नॉन बिलीवर्स। तो एक तरीके से उसने जीरो सम फिनोमिना की जो पिक्चर है वो प्रेजेंट की है फॉर द मुस्लिम्स एंड फॉर द इस्लाम। यानी कि मुस्लिम्स किसी भी तौर पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और अपनी जो है वो रीजनल हेजेमनी बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से ईरान की उसने एग्जांपल दी है कि सिंस इस्लामिक रेवोल्यूशन इन 1979 ईरान हमेशा से एंटी इसराइल रहा है और अपनी जिसे कहना चाहिए वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इट इट बेसिकली थिंक्स दैट इट हैज़ द राइट टू डीस्टेबलाइज मिडल ईस्ट। और ईरान और यूएसए का क्लैश भी न्यूक्स को लेके इसी बात पे है कि अमेरिका ये समझता है कि ईरान कैन डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर। दूसरी जानब अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप जो बेसिकली वर्ल्ड ऑर्डर फॉलो करता है वो है वेस्ट फेलिया ट्रीटी। वेस्ट फेलिया ट्रीटी बेसिकली साइन हुई थी 1648 में टू एंड द 30 ईयर वॉर। ये 30 ईयर वॉर 1618 से लेकर 1648 तक जारी और सारी रही। ये 30 ईयर वॉर बेसिकली एक रिलीजियस वॉर थी बिटवीन कैथोलिक चर्च एंड प्रोटेस्टेंट्स, एंड इट बेसिकली रिजल्टेड इनटू मास किलिंग्स ऑफ पीपल। कहा जाता है कि वेस्ट फेलियर ट्रीटी एक टर्निंग पॉइंट है इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अगर हम वेस्ट फेलियर ट्रीटी की बात करें तो इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि रिलीजियस टॉलरेंस को एक्सेप्ट किया जाए, टेरिटोरियल सवरेनिटी ऑफ स्टेट्स को एक्सेप्ट किया जाए, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाए ताकि दुनिया में एक पीस और स्टेबिलिटी मुमकिन हो सके और इंटर स्टेट अग्रेशन को रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। और अगर कोई इमर्जिंग पावर डायनामिक्स देखने को भी मिलते हैं तो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस फॉर्म किए जाए ताकि उस रीजनल हेजेमनी को ओवरथ्रो किया जा सके, ईदर थ्रू डिप्लोमेटिक रिलेशंस और यूजिंग मिलिट्री पावर। फिर इसने बात की है लिबरल इकोनॉमिक सिस्टम्स होनी चाहिए, हम इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हैं, ओपन ट्रेड का कॉन्सेप्ट इसने प्रेजेंट किया है, एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट कि डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स प्रिवेल हो और मल्टी पोलर वर्ल्ड का एक नक्शा इसने प्रेजेंट किया है अपनी इस किताब में। लास्ट में इसने टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की बात की है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है तो साइबर क्राइम्स भी बहुत हद तक मुमकिन है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए रेगुलेशंस को भी इस्टेब्लिश किया जाए। नेक्स्ट इसने अमेरिका का जिक्र किया है, अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र किया है। अमेरिका जो है वो इस किताब में अमेरिका को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। यूएसए बेसिकली फॉलो करता है वेस्ट फेलियर ट्रीटी को और जस्टिफाई करता है वॉर जो कि इसने इराक पे, अफगानिस्तान पे वेज की है, ये सिर्फ इसलिए की गई ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनिंग द वर्ल्ड ऑर्डर टू मेंटेन वर्ल्ड्स पीस एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पे रोशनी डाली गई है और जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के रॉन्ग डूइंग्स हैं उनको बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया गया है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। बात यहाँ नहीं खत्म हो जाती, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। न्यू ऑर्डर इज बेसिकली शिफ्टिंग द पावर गेम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ईस्ट में अगर हम बात करें तो चाइना अपनी टेक रेवोल्यूशन के साथ पूरी दुनिया पे छा चुका है। सेकंड अगर हम रिसेंटली देखें तो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसमें रशिया के अगेंस्ट वेस्ट यूनाइट हो चुका है, क्योंकि वेस्ट का ये ख्याल है कि रशिया इज बेसिकली वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स, नेशनल बॉर्डर्स और मल्टीलेटरल कोऑपरेशन को सबोटाच कर रहा है। तो इससे भी एक बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हमें कुछ दिनों में देखने को मिले। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की जा रही है दैट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स इज द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर और ये बैलेंस ऑफ पावर को काफ़ी हद तक हार्म कर सकता है। ब्रिक्स कायम करने का मकसद क्या था? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन हो, जियोपॉलिटिकल अलायंस हो। ब्रिक्स के जो 5 इनिशियल फाउंडिंग मेंबर्स हैं उसमें हमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। अब वक्तन फ़वक्तन ब्रिक्स को बहुत सारे दूसरे कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया है एज अ फुल मेंबर, जिसमें हमारे पास ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं। फर्दर जो डेवलपमेंट ब्रिक्स ने की है वो ये कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे रिलायंस कम करने के लिए इन्होंने अपना एक न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश किया है 2014 में, जहाँ पे जो फाउंडिंग ब्रिक मेंबर्स हैं उन्होंने $100 बिलियन पूल इन किए हैं। फर्दर रिलायंस कम करने के लिए
वर्ल्ड बैंक और जिसे कहना चाहिए आईएमएफ पे इन्होंने अपना एक कॉन्टिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट CRA कॉन्टिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट वो भी इस्टेब्लिश किया है ताकि वो कंट्रीज जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है लिक्विड करेंसी से उनको सपोर्ट दी जा सके। डी डॉलराइजेशन की भी बहुत हद तक बात हो रही है कि बायलेटरल ट्रेड में जो है वो ये कंट्रीज आपस में अपनी ही करेंसीज में ट्रेड करें और डॉलर पे एम्फेसाइज कम से कम करें। लेकिन रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में थ्रेटन किया है ब्रिक्स नेशन को कि 100% टैरिफ्स उन पे चार्ज किए जाएंगे अगर डॉलर को इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल ट्रेड से रिप्लेस किया गया तो। खैर इस ब्रिक्स के कुछ अपने डायर कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, कुछ रिपरकशंस भी हैं। वो रिपरकशंस क्या है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ साइबर वॉरफेयर एज टेक्नोलॉजी इमर्जेस, इंक्रीज रिस्क ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है एज यूएसए विल नॉट टॉलरेट पावर हेजेमनी ऑफ चाइना। तो पीपल हैव मिक्स्ड फीलिंग्स through this new emerging world order. Either we have a fragmented, unstable, or propaganda campaigns, or we can head towards dialogue, innovation, डिप्लोमेसी और रिफॉर्म्स। आखिर में हम कंक्लूड इस तरह से करेंगे कि इस किताब में लैंडस्केप दिया गया है एक प्रॉस्पेरस और कोऑपरेटिव वर्ल्ड ऑर्डर का, जो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की खासी बात की गई है कि वर्ल्ड ऑर्डर का पर्पस ये है कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाए और वो कंट्रीज जो कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन नहीं करेंगी उनके अगेंस्ट एक कोलिशन डेवलप की जाएगी, एक अलायंस डेवलप की जाएगी ताकि उनको ओवरथ्रो कर दिया जाए। जैसा कि नेटो नेटो डेवलप किया गया है, इट्स बेसिकली अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस ऑफ कंट्रीज फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका। इट्स मेंबर्स आर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग ईच अदर राइट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमें देखने को यही मिला कि नेपोलियन ने यूरोपियन लीडर बनने की ख्वाहिश की लेकिन कोलिशन फॉर्म किया गया उसके अगेंस्ट और उसको ओवरथ्रो कर दिया गया। लास्ट में हम कंक्लूड इसी तरीके से करेंगे कि नो ब्लू प्रिंट कैन परफेक्टली प्रिडिक्ट द फ्यूचर, वी नीड टू वेट एंड सी what is going to happen with the West led world order in which America and Europe are the allied forces, and how the future unfolds for Eastern led world order where China and Russia are hungry for their dominance and hegemony on the entire world. Thank you.